प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अरे यार क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्या हो रहा है? तो बे कहाँ गया है? दोबारा किस्ती करानी है? चुप रहो, मेरे को सुन नहीं रही यार तुम्हारी बात। तुम जो मर्जी कह रहे हो, पढ़ा रही तो पढ़ाई की बात होनी थी, उसके अलावा वो भी मेरे से किसी और से नहीं। बच्चे ये ना एक अभियान निकाला है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 125 डेज, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली किसने किया होगा? प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कब किया बच्चे? 28 जून 2020। with a mission to address the issues of returning migrant workers and population by COVID-19। तो ये कब दोबारा से 2019 में जब कोविड-19 बोलते हैं, 2020 में जब लोगों ने जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट जो अपने हाथ से गवाई, ठीक है, उन लोगों को बच्चे दोबारा से क्या हुआ? वापस लेके आया। माइग्रेंट समझते हैं, जो कि अपने अपने घरों में चले गए। एक हुआ था ना, एवरीबडी वाज फोर्स्ड टू गो बैक टू देयर हाउसेस एंड क्वारंटीन, राइट? तो ऑब्वियसली जो लोग बाहर से काम करने आए उनको भी बोला गया अपने अपने घरों में जाओ। अब जो अपने अपने घरों में गए बच्चे, उनको दोबारा से भी लेके आना था ना। आए हैं कि ये तो योजना 125 डेज का बना था, जो कि प्रधानमंत्री ने निकाला, राइट? और बच्चे ये कब हुआ? रूरल पॉपुलेशन को अफेक्ट हुआ। रूरल पॉपुलेशन बेसिकली जो लोग बाहर से आए थे, अब उनको तो काम हाथ से निकल गया, तो उनको कैसे एम्प्लॉय दोबारा करेंगे? गवर्नमेंट ने कहा टेंशन ना लो, वी हैव गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ठीक है। तो द मल्टी prolonged strategy was launched of providing immediate employment and livelihood opportunities to the distressed मतलब ये जो गरीब परेशान लोग हैं, इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए ये प्रोग्राम फटाफट से लॉन्च किया गया। मल्टी मल्टी मीन्स ऑब्वियसली समथिंग दैट इज मोर देन वन, प्रोलॉन्ग इज लॉन्ग, ठीक है ना। ये जो इतने टाइम से इनको अनएम्प्लॉयड थे बेचारे, अपने घरों में दोबारा से जाना पड़ गया, जिसकी वजह से इनको खाना नहीं मिल रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी। तो सरकार ने क्या किया? ये स्कीम निकाली, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जिसमें 125 डेज का अभियान, जहां पे लोगों को वापस बुलाया गया और कहा तुम्हारे को काम से देंगे। क्लियर? तीन चीजें इनकी अभी तक हमने। नेक्स्ट इज दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? डे, दैट इज दीन दयाल, ठीक है। डी अंत्योदय, वाई योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, तो डे NULM। This was to reduce poverty and vulnerability of the urban poor households by enabling them to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया? अब गरीबों में ऊपर आ गया, तो यहाँ पे तो बेचारे गरीब रह रहे हैं, रूरल एरियाज के कवर हो गया, अर्बन में भी तो रह रहे हैं ना गरीब, तो उनके लिए ये स्कीम निकाली गई, डे NULM। यहाँ पे वो पॉवर्टी कम करने की कोशिश की गई, और वो लोग जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जिनको जॉब्स नहीं मिलती, तो उनको ये बोला गया कि तुम क्या करो, अपने अपने काम खुद खोलो, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। स्किल्ड क्या होता है? जिसमें कुछ ना कुछ स्किल्स इन्वॉल्व है, सिर्फ मिस्त्री वगैरह का काम नहीं। तो ऐसे कहा गया कि चलो तुम अपने अपने बिजनेस खोलो, या कुछ ऐसा अपना कला का काम दिखाओ। क्यों? और ये कहाँ पे था? इन नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, तो हमने कर लिया, सॉरी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। अब बच्चे, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द Honorable PM on the 8th of April 2015 for providing loan up to 10 lakh to non-corporate, non-farmers, small micro enterprises, ठीक है। These loans were classified as Mudra loans under PMMY। These loans are given to given by commercial banks, RRBs, small finance banks, MFIs and NBFCs। अब कह रहे हैं ये क्या है?
बच्चे 10 लाख तक का लोन देते हैं किनको? जो कि कॉर्पोरेट नहीं है, कॉर्पोरेट समझते हैं जिनके पास, जो कि लीगली रजिस्टर्ड नहीं है, पहली चीज। दूसरा जो कि नॉन फार्मर्स है, मतलब स्मॉल एंड मीडियम स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, उन लोगों को लोन देता था कितने तक का? 10 लाख तक का। और लोन कहाँ से मिलेगा? कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, NBFCs या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, MFIs म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस, राइट। सो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, जो भी है बजाज फाइनेंस, ब्ला ब्ला, ये सारे क्लियर। लास्ट प्रधानमंत्री, हाँ इसमें कुछ क्वेश्चन। प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना, दिस इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स एंड डिपार्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, implemented by National Skill Development Cooperation. The objective is skill certification scheme is to enable Indian youth to take up industry relevant skill training that will help them in securing better livelihoods. तो बच्चा ये नाम से बदल रहा है, ये किसने दिया बच्चे? एक तो MSDE, वो कौन है हमारा? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। स्किल डेवलपमेंट मतलब कहते हैं तुम कुछ एक नई कला लेके आओ, कुछ अपना दिमाग लगाओ, कुछ आर्ट हो तुम में, ठीक है, और तुम्हें हम क्या करेंगे? बिजनेस जो है सेटअप में हेल्प करेंगे। गवर्नमेंट कहती थी तुम एक कम अप विद एन आइडिया एंड आई विल इन्वेस्ट, ऐसे सुना था बीच में। तो बच्चे ये वो वाली स्कीम है जिसने, जो किसने करी है? NSDC, दैट इज नेशनल डेवलपमेंट स्किल कोऑपरेशन, मतलब सेंट्रल लेवल पे है। और इसका मेन मकसद क्या है? कि वो भी लोग जो कि अपने आप से बच्चे पैसा कमाना चाहते हैं, मतलब कि जो कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनको ये सपोर्ट करते हैं। सुना होगा शायद बच्चे, कॉलेजेस वगैरह में भी ऐसा होता था, आपको बोला जाता था कि आप अच्छा आइडिया लेके आओ। अगर आपका आइडिया कुछ अच्छा है जिससे प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है इंडियन गवर्नमेंट की, तो वो क्या करती थी? पैसा इन्वेस्ट करती थी सरकार। जैसे कि वो क्या होता है, शार्क टैंक, शार्क टैंक है उसका नाम, हाँ। तो उसमें तो लेकिन प्राइवेट लोग बैठे हैं। अब यही जो गवर्नमेंट करती है, तो वो किसके थ्रू करती है? PMKY। ओके, प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना। क्लियर? सारी योजनाएं समझ आ गई? तो बच्चे सर्विस सेक्टर मैंने आपको बताया था एक ज्यादा बढ़ता सेक्टर है जिसमें एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम है, तो वो वाली चीज है। सेकंड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हमारी छोटी छोटी चीजों में भी, छोटे छोटे बिजनेसेस में भी आजकल टेक्नोलॉजी की बिना क्या वो काम चलता है? नहीं, ठीक है। सो ये बात करें, ड्यू टू एडवेंट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी, न्यू एफिशिएंट स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस एंड इंडिविजुअल्स आर वर्किंग फॉर MNCs। आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क मैंने आपको बताया, हमारा बेसिकली इंडिया का काम क्या है? मेजर आउटसोर्सर है। हम क्या करते हैं? दूसरे लोगों के लिए, आउटसोर्सिंग क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम थर्ड पार्टी से काम कराते हैं। सपोज मेरा काम क्या है, कह लो कि मैं मोबाइल जो है मैन्युफैक्चर करती हूँ, ठीक है। अब मोबाइल फैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग में बच्चे मेरे पास छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स हैं, आए नहीं, उनको बनाना, फिर उनको इकट्ठे करके बेचना मार्केट में डब्बे में, हाँ या नहीं। तो क्या हुआ बच्चे, इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए ठीक है मैन्युफैक्चर मैं कर रही हूँ, लेकिन असेंबली का काम किसी और को दे सकती हूँ, क्योंकि उसमें मैं, वो मेरा मेरे मेजर काम नहीं है, मेरा मेजर काम है बनाना, ठीक है। लेकिन उसको इकट्ठे जोड़ने में मेरा टाइम ज्यादा लगता है, मेरे पैसे ज्यादा लगते हैं, क्योंकि मैं कहूँ US में हूँ, वहां लेबर महंगा है ना, जोड़ना मोबाइल को कोई ना कोई इंसान तो चाहिए होगा, हाँ या नहीं। और वो सस्ता कहाँ पड़ता है? भारत में। तो यहाँ पे बोलते हैं तुम असेंबल करो जी, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है? उनकी कॉस्ट कम हो रही है और हम लोगों के पास इनकम आ रही है, दैट इज आउटसोर्स। US क्या कर रहा है? आउटसोर्स कर रहा है, बाहर किसी कंट्री को या किसी इंसान को काम दे रहा है जो कि उसमें ज्यादा बेहतर है और उनकी कॉस्ट का। क्लियर है आउटसोर्सिंग का मतलब? So outsourcing involves contracting out an activity to an outside specialized agency which undertakes complete responsibility to handle it with its own manpower. Example, many companies have started outsourcing sanitation and housekeeping functions which were earlier performed in-house staff. तो पहले बच्चे खुद के ही मेड हेल्पर्स चाहिए होते थे, अब क्या होती है? एसोसिएशन होती है, जैसे कि आप कह लो कि आप कॉल करो और वो मेड आ जाती है, आपने देखा? क्या बोलते हैं उनको? कॉन्ट्रैक्ट वालों को आप करते हो, क्या नाम है, नाम भूल गई मैं। अगर आप उनको कॉन्टैक्ट करते हो तो वो आपके घर में कहेंगे कि हम इतना चार्ज करेंगे आपसे, और उसमें से कुछ परसेंटेज वो मेड को या उनकी और उनके KYC वगैरह वो होता है, पुलिस आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर हुई होती है, और वो हमारे घर में काम करने आते
हेल्पर्स नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो क्या होता है, हम डायरेक्टली किसी को अपने घर में काम के लिए रखने की जगह हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को कहते हैं कि हमारे घर में इस तरह की हेल्प की जरूरत है, तो वो लोगों को भेजते हैं। क्लियर। फिर वर्क फ्रॉम होम, ये क्या, ये तो आप सबको आजकल के टाइम में पता ही है, इंटरनेट बैठो, यू जस्ट नीड अ वेबसाइट, ठीक है, उसमें लॉग इन करो एंड देन यू कैन वर्क फ्रॉम एनी रिमोट लोकेशन। तो ये भी पैंडेमिक के बाद ज्यादा प्रेवलेंट हुए। मोर एम्प्लॉयमेंट इन इनफॉर्मल सेक्टर भी हमने बात कर ली, दिस इज नोन एज इनफॉर्मलाइजेशन एंड इट इज अ प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड और ज्यादा फॉर्मल सेक्टर नहीं है, मतलब यहाँ पे लोगों को बेनिफिट्स उतने नहीं मिलते जितने की अदरवाइज मिलते हैं, राइट। ग्रोथ इन जीडीपी बट नॉट इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड दिस इज नोन एज व्हाट, जॉबलेस। जीडीपी तो बढ़ रहा है बट हमारी एम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा नहीं बढ़ पा रही। सो अब ये देखेंगे, suggestions to solve the problem of unemployment in India। कह रहे अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे खत्म करेंगे, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन ज्यादा करो, और प्रोडक्शन कैसे, लेबर इंटेंस, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाओ। अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो लोगों को ज्यादा एम्प्लॉय करना पड़ेगा ना मुझे, तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। So to increase employment, it is essential to increase production in the agricultural and industrial sector. The development of small and cottages industries should be encouraged. Foreign trade should be encouraged. हर चीज को मतलब बेसिकली काम को बढ़ाओ, काम को बढ़ाओगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। नंबर टू, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, डिमांड फॉर लेबर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी। बच्चे अगर लोग ज्यादा काम करेंगे, ठीक है, हायर प्रोडक्टिविटी जनरेट्स हायर प्रोडक्ट। देखो बेसिकली प्रोडक्टिविटी क्या है, अगर एक काम, एक इंसान को मैं काम पे लगा रही हूँ, अगर वो वेस्टेज कम करेगा, जल्दी काम करेगा, तो मैं उसको कह सकती हूँ वो प्रोडक्टिव है। क्या है? प्रोडक्टिव। अगर तो एक इंसान मेरे को अच्छा काम करके दे रहा है, तो क्या होगा, एक ही इंसान पे मतलब कॉस्ट कम होगी और मेरे को बेनिफिट ज्यादा आ रहा है, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। तो ये कह रहे डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी। मतलब कि अगर प्रोडक्टिविटी लोगों की ज्यादा अच्छी होगी, जो ज्यादा अच्छा काम करेंगे बिना वेस्टेज बिना गलतियों के, तो उनकी डिमांड क्या होगी, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। और व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? इट इज इन्वेस्ट, ठीक है। अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, नए बिजनेस खोलेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगी, क्या होगी कुछ। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्ट, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़े तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगी कुछ। क्लियर है। So high rate of capital formation in the country should be encouraged. Also investment must be directly related to जहाँ पे potential to increase employment is more, मतलब labor intensive जगहों पे आप ऐसा इन्वेस्ट करो। As to self employed person, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सिंस 52.2% ज्यादातर लोग हमारे के सेल्फ एम्प्लॉयड है, एग्रीकल्चर वगैरह इन सब चीजों में, तो सरकार को ऐसे प्रोग्राम्स निकालने चाहिए जो कि इनको और इनिशिएट करें, हेल्प करें। एजुकेशनल रिफॉर्म्स, तो जिन लोगों जो ऑलरेडी स्कूल्स कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, कैंपस प्लेसमेंट का नाम सुना है, तो कह रहे हैं उसको और इम्प्रूव करो। अगर लोग अच्छे से काम कर रहे हैं तो 100% दो, ठीक है, प्लेसमेंट दोज हु आर डूइंग वेल, ठीक है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कह रहे हैं हमारा, क्योंकि यहाँ पे हमारे लेबर ज्यादा है, सस्ती भी है, तो हमें क्या करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करनी चाहिए। लेबर इंटेंसिव मतलब कि जो मशीनों को नहीं बल्कि लेबर को काम कराती है, हाँ या नहीं, ज्यादा लेबर का यूज करती है, तो कह रहे लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को इंकरेजमेंट दी जाए। क्या? कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री शुड बी encouraged as much as possible। व्हाट इज कोऑपरेटिव इंडस्ट्री? कोऑपरेटिव है कि हमने बात करी थी, जैसे आप सारे एक मकसद है दिमाग में कि हाँ हमारे को से सपोज अपना बिजनेस कुछ एक्सवाइजी बढ़ाना है, तो आप लोग ही इकट्ठे क्या करोगे, बिजनेस फॉर्म कर लोगे और एक दूसरे को एम्प्लॉयमेंट दोगे, हाँ या नहीं। सो दैट इज कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। इम्पोर्टेंस टू, इम्पोर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, कह रहे ये जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स बनाए हैं ना, इनको इम्प्लीमेंट भी करें और इसका योगदान और गवर्नमेंट के लिए सजेशन है। क्या हुआ है? कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ठीक है, ग्रोथ रेट तो है बट कह रहे उतना नहीं है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हमारे चाहे जीडीपी बढ़ रहा है बट पॉपुलेशन भी साथ साथ बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है बट पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। सो उस वजह से बच्चे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने के साथ साथ फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़, ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत। एग्रीकल्चर एक सीजन ऑक्यूपेशन है, तो बाकी के सीजन लोग क्या हो जाते हैं,
अनएम्प्लॉयड उड़ जाएंगे, सो रहे हैं क्या सारे? समझा तो आपको कुछ, आपको का लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज अगेन कहाँ पे प्रॉब्लम है? एग्रीकल्चर में, क्योंकि इरिगेशन प्रॉपर नहीं है तो क्या एम्प्लॉयमेंट हो पाएगी? क्योंकि काम ही नहीं हो पा रहा, नहीं। जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या है? दिस गाइस अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी यहाँ। डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या करती है? मशीनों का ना यूज करके लेबर इंटेंसिव काम करती है, तो कह रहे हैं ऑलरेडी ये हमारा कब खत्म हो गया था? कॉटेज स्केल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, है ना? तो कह रहे हैं वो खत्म हो गया, तो उसकी वजह से लोगों को काम ही नहीं मिल रहा, तो वो करो। लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, लोगों के सेविंग पैसे कम, खर्चते ही हम इतना है, कंज्यूम ही इतना कर रहे थे, बचाते ही कुछ नहीं है। बचाते भी नहीं है तो इन्वेस्ट भी नहीं करते, इन्वेस्ट नहीं करते तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी। लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर, लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट नहीं करना चाहते, राइट? सो अब ये एक चीज है विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इट्स जस्ट फॉर योर ओन नॉलेज। तो हमारे पास ना बिजनेस साइकिल्स नाम की एक चीज होती है जिसको ट्रेड साइकिल्स या बिजनेस साइकिल्स कहते हैं। इसके मतलब इसका मतलब क्या बच्चों कि एक बिजनेस है, कोई भी एक बिजनेस है, उसमें ना बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। ठीक है, क्या आएंगे? बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। तो जो सबसे बड़ा ऊंचा टाइम पीरियड होता है जिसमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, आउटपुट ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है, सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिज्म है, कहाँ पे? बिजनेस में। इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लोग खर्च भी ज्यादा आ रहे हैं, स्पेंडिंग, एवरीथिंग इज गुड, दैट इज गुड, उसको क्या कहते हैं? वो। ठीक है। जब सब कुछ गिर रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है, सब कुछ जब कम हो रहा है तो उस फेज को हम क्या कहते हैं? रिसेशन। क्या कहते हैं? रिसेशन। रिसेशन का सबसे नीचे वाला टाइम पीरियड या पॉइंट जहां पे सब कुछ ही बिल्कुल खराब हो गया, अपने आप से माफी रिकवर नहीं कर पा रही, तो उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्रेशन। ये लोएस्ट फॉर्म ऑफ रिसेशन है, मतलब सब कुछ यहाँ पे खराब। बिजनेसमैन अपनी सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद आता है जब दोबारा से सबसे अंधेरे के बाद थोड़ा उजाला शुरू होता है, दैट इज रिकवरी, दोबारा से सब कुछ उठना शुरू हो जाता है। श्योर? सो बच्चे, बूम में एम्प्लॉयमेंट क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। रिसेशन में धीरे धीरे कम होगी, डिप्रेशन में सारे अनएम्प्लॉयड होंगे, रिकवरी में दोबारा से एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़नी शुरू हो जाएगी। श्योर? सुनेंगे। मैं आप लोगों को ये जो ये इसकी जरूरत है, डू यू वांट मी टू सेंड दिस पिक्चर एज वेल? पर इट्स फाइन, दे दूं? तो ये 2-3 पेजेस की मैं फोटोग्राफ और सेंड कर रही हूँ, ठीक है? इसको आप घर पे एक बार देख लेंगे। श्योर? और यू वांट मी टू प्रोवाइड प्रिंट आउट ऑल्सो, बट पता नहीं ब्लैक के ऊपर कैसा प्रिंट आउट आता है, मैं एक बार आप लोगों को भेज, ठीक है? तो अगर इसका प्रिंट आउट पॉसिबल हुआ अच्छा तो मैं आपको प्रिंट आउट भी देती हूँ। लेकिन ये जो योजनाएं हैं ये आज के आज ही सारे खुद अपने हाथों से किताबों में लिख लेंगे, क्योंकि उनके ऊपर छोटे छोटे कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? मैं एक मिनट पूर्वी आपको ना एक और ग्रुप है उसमें ऐड कर लूँ, क्या वो सिर्फ स्टूडेंट्स ग्रुप है? इसके बाद ना बच्चे आप एक बार ही अपने पापा को कॉल कर लेना, ठीक है? मेरे फोन से टैब के लिए, ठीक है?
मेरे बच्चे एक बार कॉल कर दो, मैं तब तक बोल रही हूँ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इंडिया का है महानुअल ऑब्वियसली, ठीक है, बट अदरवाइज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अदरवाइज वैसे नॉर्मली एडम स्मिथ को कहते हैं। नहीं नहीं, अदरवाइज कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं है, बता दो मेरी। तो आपको बस इंडियन इकोनॉमी में अगर आया, अगर क्वेश्चन, तो महानुअल ऑब्वियस करना है बस, बिना सोचे समझे, और वही आएगा आपके सिलेबस में, कुछ आया नहीं है। पीयूष, आप इसके अंदर बैठा करो कल से, कोई भी इसके अंदर बैठेगा प्लीज। नहीं, मेरे को नहीं क्लास में कुछ कुछ चाहिए। आओ प्लीज स्टडी द क्वेश्चन प्रॉपरली। Employment. Study the following picture and identify the type of employment. Also identify the sector to which they belong. कुछ वैसे क्लियरली दिख नहीं रहा, बट क्या लग रहा है, लाइक देखेंगे क्या दिख रहा है। अरे यार, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, चलो हम कह सकते हैं कि कैश और जो यस, एंड आइडेंटिफाई द सेक्टर टू व्हिच दे बिलोंग, कौन से सेक्टर लग रहे हैं, एग्रीकल्चर लग रहे हैं, किस सेकेंडरी लग रहा है, कंस्ट्रक्शन का लग रहा है मेरे को तो थोड़ा सा, ये कई फार्म्स होगी ना दिखने मुझे यहाँ से, है ना, कंस्ट्रक्शन का लग रहा है। देखो पेपर में ऑब्वियसली ज्यादा क्लियर होगा, यहाँ पे नहीं क्लियरली क्योंकि इसका ग्रेड्स का बुक है, ठीक है। सो दिस इज फॉर सेकेंड सेक्टर, ठीक है। तो ये आपको बताना है, इसके 2-3 नंबर आ जाएंगे आपके। देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखेंगे आप, इन इंडियन एग्रीकल्चर मोर पीपल आर एंगेज दैन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये क्या है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी गुड। सो इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। So this is what disguised unemployment करती है। It is a situation where what more people than required are working together या फिर are employed। Yes, मतलब कि उनसे कोई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो, ये बात करेंगे हमने। तो ये क्या है, फार्मिंग दिख रहा है आपको, तो ये यूजली प्रेवलेंट का होता है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। देखेंगे, अच्छा ये रूरल क्रेडिट वाला है, दूसरे से क्वेश्चन। फिर देखिए ये केस स्टडी आपको, in 2014-15 the latest year for which the number are available as much as 93.39% of the addition to the workforce in the formal manufacturing sector was hired through contractors. This means that people weren't directly employed by the manufacturing companies at the time when the government is talking of the benefits of formalizing informal sector. What are we seeing is an increase in informal workers. तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये केस स्टडी है 2014-15, जहां पे हमारे पास नंबर आर अवेलेबल 93.3% ऐसे लोग हैं जो कि फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर्ड है, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर है वहां या नहीं, मतलब वेज लेबर्स है बेसिकली, है ना, मैंने आपको बताया। This means that people were directly employed in manufacturing, but they were through informal sector के थ्रू उनको हायर किया गया। लेकिन सरकार क्या कहती है, कह रही है कि मेरे को इन लोगों का क्या करना है, फॉर्मलाइज करना, ठीक है। So the year 14-15 was an exceptionally bad one from the point of view of additional direct employment in manufacturing, but the trend towards casualization is unmistakable. तो कह रहे 2014-15 में गवर्नमेंट जो है क्या चाहती थी कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो, बट यहाँ पे लोग क्या होने लगे, कैजुअलाइज होने लगे। क्यों, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमने क्या करा, लोगों को दिहाड़ियों पे ही लेना शुरू कर दिया काम पे, ठीक है।
The accompanying chart shows that the number of contractual employees is growing leaps and bounds. मतलब बहुत ज़्यादा increase कर रहे हैं, and they account for 16% of the total manufacturing workforce in the formal sector. And by 14-15 they were 35%. तो पहले 1998 में कितने ऐसे लोग थे जो इनफॉर्मल सेक्टर में थे? 16, और अब वो कितने हो गए? 35. Based upon the exact answer the following question, what is meant by informalization of workforce? तो ये क्या होता है? It refers to the number of people who are employed in informal sectors of the economy. And what are informal sector? Where there are less than 10% workers in a factory, और क्या कह सकते हैं, private institutions वगैरह यहाँ पे include है, and they do not get any social security benefits. Okay. State the steps taken by the government to improve the status of people working in informal sector. Yes, अभी हमने पढ़ा. वेरी गुड. मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं. व्हाट एल्स? यस, योजनाएं लेके आ रहे हैं. वेरी गुड. और डायरेक्ट एफर्ट्स एंड इनडायरेक्ट. ये डायरेक्टली के खुद ही क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉय कर रहे हैं, और लोगों को बोल रहे हैं कि फॉर्मल सेक्टर पे हम इनको क्या करेंगे? ईपीएफ देंगे. याद है अभी हमने करा ना ईपीएफ? सरकार ने क्या कहा कि आप क्या करो एम्प्लॉयर को, भाई तुम इसको एंगेज करो, तुम्हारे स्टार्टिंग के जो 12% है वो मैं दूंगा 3 साल के लिए. तो वो भी एक है तरीका. तो स्टडी द चार्ट एंड एनालाइज द जेंडर वाइज एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स. तो वो देखेंगे मेल वर्कर है बेटा. ये जो डार्क कलर है दिस इज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड, और जो लाइट है ये क्या है? मैंने क्या यस. और फील, और ये ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा ना, 3 कलर्स दिख रहे हैं, क्लियर नहीं है जैसे. कैजुअल और ये सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे है. तो आई थिंक ये इतना क्लियरली दिख रहा है दिस इज सेल्फ एम्प्लॉयड. ठीक है. दिस इज योर रेगुलर सैलरीड और कैजुअल. तो हम ये लिख सकते हैं दैट अबाउट 18% of the male workers are regular employed, 35 is casual, and 51 is self-employed and female में भी कर सकते हैं ऐसा ही. तो हम कहेंगे फीमेल ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड क्यों है? क्योंकि दे वर्क इन देयर ओन फैमिली फर्म्स. ठीक है, हो जाएगा बच्चे? श्योर. आप और क्वेश्चन देखते हैं. और करेंगे. अच्छा पापा नीचे बैठ कर आ नहीं. एक दो क्वेश्चंस करा दो. मैम मेरी अकाउंट्स की क्लास है अब. हाँ जी हाँ जी, बस मैं 1 मिनट, बस एक दो क्वेश्चंस करा, देन यू कैन लीव. और इफ यू वांट यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम नहीं. आइडेंटिफाई ओके. incorrect statement from the following. Import substitution was a strategy to save foreign exchanges. No, this is different. This is not employment. Jobless growth leads to unemployment because बताओ बताओ. Growth is due to technological development. यही है ना? Next, production of diverse variety of crops is a different question. चलो अभी क्लास ऑफ कर देती हूँ मैं. नेक्स्ट में हम दोबारा से 1-2 दिन में कभी इकट्ठे बैठ के क्वेश्चन से सारे करवाते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट